स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर और साथ साथ स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज की तरफ से कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों को गुड आफ्टरनून। आई एम अजय पांडे, योर एसएसटी टीचर। टुडे आई विल टीच यू द लास्ट एंड फिफ्थ चैप्टर फ्रॉम योर एसएसटी सिविक्स। द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ डेमोक्रेटिक राइट्स। हिंदी में से कहेंगे लोकतांत्रिक अधिकार। इस चैप्टर के बारे में आज के ऑनलाइन क्लास में हमको पढ़ना है। आशा करता हूं कि आप लोग रेडी होंगे, तैयार होंगे इस चैप्टर के बारे में पढ़ने को लेकर। आप अपनी बुक भी चाहें तो ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर ओवरव्यू दिया गया है, यानी संक्षेप में इस चैप्टर के बारे में कुछ बताने की कोशिश की गई है। इसको आपको स्वयं से रीड करना है। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो मैं आपको बता दूं कि जैसे आपने पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे चैप्टर में कुल मिलाकर आपने विशेषकर डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा। डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र के बारे में आपने पढ़ा कि डेमोक्रेसी होती क्या है, इसमें कैसी सरकारें होती हैं, कैसे चुनाव होते हैं, इनके बारे में आपने पढ़ा। फिर आपने जाना कि डेमोक्रेसी में दो चीज़ें बहुत मेन होती हैं, दो एलिमेंट जो होते हैं मेन होते हैं। पहला है इलेक्शन और दूसरा है इंस्टीट्यूशन। यानी लोकतंत्र में इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। विदाउट इलेक्शन देयर कैन बी नो डेमोक्रेसी। और दूसरा है इंस्टीट्यूशन, यानी डेमोक्रेसी जो काम करता है उसमें कुछ इंस्टीट्यूशन होते हैं, यानी संस्थाएं होती हैं जिनके जरिए लोकतंत्र को सफल किया जाता है, यानी लोकतंत्र की भावनाओं को उतारा जाता है। लेकिन सिर्फ दो ही एलिमेंट से कोई भी देश लोकतांत्रिक नहीं हो जाता। एक तीसरा एलिमेंट भी होता है लोकतंत्र में, जिसे हम कह सकते हैं दैट इज़ द एंजॉयमेंट ऑफ राइट्स, यानी अधिकारों का उपयोग, अधिकारों का जो उपभोग होता है, यह भी लोकतंत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आज का जो चैप्टर है, इसी चैप्टर में हमको पढ़ना है कि डेमोक्रेसी में कितने प्रकार के राइट्स लोगों को मिलते हैं और ये राइट्स ज़रूरी क्यों होते हैं, क्यों दिए जाते हैं, और इन राइट्स को हमको कैसे यूज करना है, इन राइट्स के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, और यदि इन राइट्स को यूज करते समय हमको किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। इस चैप्टर में हमको इन्हीं चीज़ों को पढ़ना है। तो बढ़ते हैं अब पैराग्राफ की तरफ। तो यहाँ से आपका लेसन शुरू होता है, लाइफ विदाउट राइट्स, यानी जीवन जो है अगर उसमें अधिकार ना हो, यानी अधिकार के बिना जीवन कैसा होता है, उसके बारे में यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। तो इसमें दिया गया है चैप्टर 1 के बारे में आपने पढ़ा था, कम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र की जो परिभाषा होती है उसके बारे में आपने चैप्टर 1 के बारे में पढ़ा। चैप्टर 2 में आपने पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर जो थे, यानी संविधान जो निर्माता थे, उन्होंने संविधान में फंडामेंटल राइट्स को इंक्लूड किया। तो इंक्लूड करने के पीछे उनके क्या कॉन्सेप्ट थे, क्या सोचकर संविधान में फंडामेंटल राइट्स इंक्लूड किए गए। तीसरे चैप्टर में आपने पढ़ा कि हर नागरिक को, हर वयस्क नागरिक को राइट टू वोट मिला, यानी जितने भी नागरिक हैं देश के उनको क्या मिला, राइट टू वोट मिला हुआ है। और चौथे चैप्टर में आपने पढ़ा कि यदि इफ़ ए लॉ इज़ अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो यदि कोई कानून देश में ऐसा बनता है कि आपको लगता है कि वह कानून संविधान के अनुकूल नहीं बना है, तो आपके पास क्या क्या अधिकार हैं, ये हमने चैप्टर 4 में पढ़ा। तो यहाँ से एक बार आप फिर से रिकॉल कर लीजिएगा कि किस चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा है, जो कि यहाँ पर दिया गया है। इस जितना मैंने अभी सर्किल किया है इसको आप विशेष रूप से पढ़ें, और इसको समझने में यदि किसी प्रकार की दिक्कत, डाउट्स, क्यूरी है, आपकी क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी एनी टाइम, आई एम रेडी टू आंसर योर एवरी डाउट्स एंड क्वेश्चन। सो आपकी जो पुस्तक है यहाँ पर दिया गया है प्रिजन इन ग्वांटेनामो बे, यानी ग्वांटेनामो बे में एक जेल है, उसके बारे में यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है। दरअसल ये एग्जाम्पल जो दिया गया है, ये जो प्रिजन है जिसका नाम है ग्वांटेनामो बे, ये एक देश है क्यूबा, छोटा सा देश है। अभी जल्दी ही 2 साल पहले यहाँ का जो शासक था जिसका नाम था फिदेल कास्ट्रो, जो कि एक तानाशाह था, उसको अमेरिकी फ़ौजों ने मार दिया था। तो फिदेल कास्ट्रो के देश के रूप में जाना जाता है क्यूबा में एक जेल है जिसको कहते हैं ग्वांटेनामो जेल। तो उस जेल में कुछ घटनाएं घटती हैं।
तो उससे संबंधित यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ, क्योंकि इस समय की क्या है शॉर्टेज है, जल्दी से हमको चैप्टर को कंप्लीट करना है, तो मैं आपको संक्षेप में पूरा यहाँ जो विवरण दिया गया है उसको समझाने की कोशिश करूँगा और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तब तक आप लोग का पेन और पेपर लेके रेडी हो जाइए। तो आइए समझते हैं ग्वांटेनामो बे में जो प्रिजन बना है, जेल बनी है, उसमें हुआ क्या था। दरअसल अमेरिका में एक शहर है जिसका नाम है न्यूयॉर्क। इस न्यूयॉर्क शहर में 11 सितंबर 2001 में, देखिए यहाँ पर डेट दी गई है, इस डेट को अमेरिका में जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया गया है, इसकी जो बिल्डिंग बनी थी दो ऐसे, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यानी विश्व व्यापार संगठन का एक सेंटर बना था, बिल्डिंग थी ऊंची सी, और इस बिल्डिंग में कुछ आतंकवादियों ने अपनी एरोप्लेन को लाकर इसमें लड़ा दिया है, यानी रैम्ड इनटू द टावर्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। इस आतंकवादी घटना में हजारों लोग मारे गए, जो जहाज में लोग थे वो भी मारे गए, और जो इस ट्रेड सेंटर में जो कर्मचारी काम करते थे वो भी मारे गए, आसपास के लोग भी मारे गए। इस आतंकवादी घटना के बाद अमेरिका ने क्या किया, दुनिया भर के कई देशों से 600 लोगों को प्रिजनर बना लिया, यानी कि उनको कैदी बना लिया, अरेस्ट कर लिया। गुप्त तरीके से इन सभी 600 लोगों को अमेरिका की सेना ने कैप्चर किया, लेकिन जहाँ से कैप्चर किए वहाँ की सरकारों को बताते नहीं हैं। जैसे अमेरिकी सेना गई, मान लीजिए ये अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान का कोई नागरिक है, अमेरिकी सेना को लगा कि इस नागरिक ने इस घटना में इसका हाथ रहा, इसने सहायता की आतंकवादियों की, तो इसने क्या किया, अमेरिकी सेना ने इस आदमी को अफगानिस्तान से उठा लिया और लाके इस ग्वांटेनामो में जो जेल बनी है उसमें बंद कर दिया। इस तरह अमेरिका ने दुनिया भर के कई देशों से 600 लोगों को उस जेल में ठूस दिया, और किसी भी देश की सरकार को बताया नहीं कि उसने उनके देश के किसी नागरिक को यहाँ लाकर जेल में रखा है। अब इस जेल में इन कैदियों को टार्चर किया गया, टार्चर मतलब मारा पीटा गया। तो इन कैदियों को जब मारा पीटा गया तो इनमें से कई की हालत खराब हो गई, यानी उनकी तबीयत बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने पर उनको क्या हुआ, ट्रीटमेंट भी नहीं दिया गया, यानी उनका इलाज नहीं कराया गया। इसके विरोध में इस जेल में कई कैदियों ने भूख हड़ताल भी कर दी, जिनमें से कुछ कैदी मर भी गए। जब बाद में लोगों को पता चला कि अमेरिका ने 600 लोगों को वहाँ जेल में बंद कर दिया है बिना किसी कारण के, बिना कोई सजा मतलब उनका अपराध सिद्ध किए, तो यूनाइटेड नेशन ने भी कहा कि आप उनको तत्काल छोड़ दीजिए। यानी यूनाइटेड नेशन ने अमेरिका से कहा कि आप उनको छोड़िए, लेकिन अमेरिका ने उनकी बात को नहीं मानी, उनको जेल में बंद किए रखा। अब इसके बाद आपकी बुक में एक दूसरी घटना दी गई है जो कि सऊदी अरेबिया से संबंधित है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ जो आपको लिखना है, पहला फैक्ट जो इस बुक से आपको लिखना वो ये लिखना है एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में आपको जितना लिखना वो मैं बता देता हूँ कि एमनेस्टी इंटरनेशनल इज़ ए इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, बस इतना लिखना है। व्हाट इज़ एमनेस्टी इंटरनेशनल, यू हैव टू राइट एन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार की वकालत करने वाली संस्था यानी कि संगठन है। तो इस पॉइंट को आप नोट करेंगे, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया गया है वह है सिटीजन्स राइट इन सऊदी अरेबिया। एक देश है छोटा सा सऊदी अरेबिया, आपको पता होगा, हमारे देश से बहुत लोग जाते हैं सऊदी अरेबिया में पैसा कमा के आते हैं वहाँ से, क्योंकि वहाँ की मुद्रा जो है हमारी देश की मुद्रा से थोड़ी ऊंची है। तो सऊदी अरेबिया में क्या होता है वहाँ मैं आपको बता दूँ। सऊदी अरेबिया में जो किंग बनते हैं यानी राजा बनता है, शासक बनता है, वह चुनाव के द्वारा नहीं बनता, यानी वहाँ इलेक्शन नहीं होते। वहाँ वंश परंपरा के आधार पर किंग यानी कि रूलर होते हैं। जैसे कोई फैमिली है, इस फैमिली का व्यक्ति ही वहाँ शासक बनता है। अगर कोई शासक है, ये मर जाएगा तो ये किसी दूसरे को शासक बना देगा, ये मरेगा तो ये किसी और को बना देगा। वहाँ इस तरह शासक नियुक्त किए जाते हैं और वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं, देख लीजिए आप पॉइंट के रूप में हैं। द कंट्री इज रूल्ड बाई इनडायरेक्टली किंग और द हेरिडेटरी किंग और द पीपुल
हैव नो रोल इन इलेक्टिंग द चेंजिंग देयर रूलर, यानी वहाँ पर जनता चाह कर भी शासक को बदल नहीं सकती। वहाँ जो किंग होते हैं वो क्या होते हैं, हेरिडेटरी होते हैं, यानी वंशवादी परंपरा होती है। वहाँ क्या होता है, वंश, एक ही वंश के लोग राजा बन सकते हैं, यानी कि रूलर बन सकते हैं। दूसरा पॉइंट है द किंग सेलेक्ट द लेजिस्लेचर एज वेल एज एग्जीक्यूटिव, ही अपॉइंट्स जजेस एंड कैन चेंज एनी ऑफ देयर डिसीजन। वहाँ जो किंग होता है, शासक होता है, वही क्या बनाता है, लेजिस्लेचर बनाता है। लेजिस्लेचर माने विधान पालिका, जहाँ कानून बनाया जाता है। विधान पालिका या विधान परिषद भी कह सकते हैं। विधान पालिका उसको कहते हैं जहाँ बैठकर कानून बनाया जाता है। तो वहाँ जो लेजिस्लेचर होता है वो भी किंग अपॉइंट करता है। जबकि हमारे देश में पार्लियामेंट में लोग जाते हैं, और ये पार्लियामेंट में लोग कैसे जाते हैं, जनता के द्वारा चुनाव जीत कर जाते हैं। लेकिन सऊदी अरेबिया में ऐसा नहीं है। फिर वहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव है यानी कार्यकारी है, जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री हो गए, होम मिनिस्टर हो गए, डिफेंस मिनिस्टर हो गए, ये सभी लोग क्या हैं, एग्जीक्यूटिव हैं। तो हमारे देश में एग्जीक्यूटिव भी कैसे जाते हैं, जनता के द्वारा चुनकर जाते हैं। लेकिन सऊदी अरेबिया में ऐसा नहीं है। वहाँ पर ये एग्जीक्यूटिव भी वहाँ के किंग द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, यानी वह अपनी मनपसंद के लोगों को नियुक्त कर देता है। ये छोड़िए, अगला जो दिया है, द जज भी जो होते हैं वो राजा के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। यानी सऊदी अरेबिया में अगर किसी को जज बनना है तो जब तक किंग नहीं चाहेगा तब तक कोई भी व्यक्ति वहां जज नहीं बन सकता। किंग जिसको चाहेगा वहां जज बना देगा, जिसको चाहेगा जज की कुर्सी से उतारकर नीचे फेंक देगा। और वहां के जो किंग है उसको इतना अधिकार है कि वह जज के द्वारा दिए गए किसी निर्णय को भी बदल सकता है। जबकि हमारे देश में ऐसा नहीं। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट एक बार जो निर्णय दे देता है उसको प्रधानमंत्री नहीं बदल सकता, लेकिन सऊदी अरेबिया में ऐसा नहीं है। अगला पॉइंट दिया गया है, सिटीजन कैन नॉट form political parties or any political organization, media cannot report anything that the monarch does not like। यानी सऊदी अरेबिया में आप राजनीतिक दल नहीं बना सकते, राजनीतिक संस्थाएं नहीं बना सकते। वहाँ पर जो मीडिया है वो ऐसा कुछ भी नहीं दिखा सकती जो वहाँ के राजा को पसंद न आए। यानी वहाँ का राजा जैसा चाहेगा, वहाँ का शासक जैसा चाहेगा, वैसी ही खबरें मीडिया के लोग दिखा सकते हैं। वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बना सकते, यानी चुनाव नाम की कोई चीज है नहीं। अगला है देयर इज नो फ्रीडम ऑफ रिलीजन। वहाँ धर्म की भी आज़ादी नहीं है। जैसे हमारे देश में ना कोई किसी भी धर्म को अपना सकता है, वहाँ ऐसी आज़ादी नहीं है। वहाँ आपको मुस्लिम बन के ही रहना पड़ेगा। यदि आपको अपना धर्म, कोई अलग धर्म है तो उसको आप अपने बंद कमरे में कर सकते हैं। यानी आप वहाँ बाजार में अपने धर्म का मुजाहिरा नहीं कर सकते, अपने धर्म का प्रदर्शन नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि सऊदी अरेबिया में दूसरे धर्म के लोग नहीं रहते हैं, लेकिन वे बाहर पब्लिक प्लेस पर अपने धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। वे केवल अपने धर्म का पालन अपने बंद कमरों में कर सकते हैं, अपने निजी। वे किसी दूसरे को से नहीं कह सकते कि मैं हिंदू हूं तुम भी हिंदू बन जाओ। ऐसा बोलते ही उनको वहां दंड मिलेगा, वहां उनको कानून के मुताबिक वहां दंड मिल सकता है। लेकिन हमारे देश में क्या है, आप किसी भी धर्म को हो, आप कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी अपने धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं, अपने धर्म के क्रियाकलाप कर सकते हैं। अगला है वेमेन और सब्जेक्टेड टू मैनी पब्लिक रिस्ट्रिक्शन। वहाँ महिलाओं पर बहुत प्रतिबंध लगाया गया, घूंघट में रहती है, हमेशा उनके चेहरे पर क्या रहता है, नकाब रहता है। द टेस्टिमनी ऑफ वन मैन इज कंसिडर्ड इक्वल टू दैट ऑफ टू वुमेन। द टेस्टिमनी ऑफ वन मैन इज कंसिडर्ड इक्वल टू दैट ऑफ टू वुमेन। वहाँ का जो एक आदमी होता है उसकी जो व्यू होते हैं वो दो महिलाओं के व्यू के बराबर होते हैं, यानी वह पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। सऊदी अरेबिया में पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया गया है। दिस इज नॉट just this is true not just of the Saudi Arabia, there are many countries in the world where several of these conditions exist। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि केवल ये बात सऊदी अरेबिया की नहीं है, ये केवल हम आपको सऊदी अरेबिया के बारे में नहीं बता रहे हैं। सऊदी अरेबिया के अलावा भी दुनिया में बहुत सारे मुस्लिम देश हैं जहां पर यही रूल जो सऊदी अरेबिया में हैं, यही रूल वहां भी चलते हैं। बहुत सारे देश हैं और खासकर मुस्लिम कंट्रीज में ये सारे रूल चलते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूं एक और घटना जो कि आपकी बुक में दी गई है, उसके बारे में पढ़ते हैं। इथनिक मास्कर इन कोसोवो। इथनिक माने होता है सांस्कृतिक रूप से, मास्कर माने मारकाट, इन कोसोवो माने कोसोवो एक जगह का नाम है जो कि पहले रसा का पार्ट था, यानी रूस। आप जानते होंगे रूस एक देश है, उसी रसिया का एक पार्ट है कोसोवो, छोटा सा देश है। पहले जो रूस था यह यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब कोल्ड वार हुआ यानी शीत युद्ध छिड़ा अमेरिका और रूस के बीच में, तो ये यूएसएसआर
कई हिस्सों में टूट गया और कई देश बने, जिसमें एक देश था यूक्रेन और एक है कोसोवो। बहुत सारे देश हैं। और वर्तमान में आज की डेट में जो रसिया की सेनाएं हैं, रसिया की कम से कम 1.5 लाख सेनाओं ने यूक्रेन को चारों तरफ से घेर लिया है। और नाटो का जो संगठन है, नाटो में कुल 30 देश हैं। नाटो मतलब नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इस संगठन में कुल 30 देश हैं, जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका जैसे देश हैं। ये देश यूक्रेन की तरफ हैं। और अगर रसिया ने यूक्रेन पर हमला बोला तो नाटो के सभी देश मिलकर रसिया पर हमला कर सकते हैं। और इस समय विश्व पर जो है वर्ल्ड वार 3 का खतरा मंडरा रहा है। अगर ये समस्या हल नहीं हुई तो विश्व युद्ध तीसरा होने से कोई रोक भी नहीं सकता है। फिलहाल हम बात कर रहे थे यहाँ पर इथनिक मास्कर इन कोसोवो की कोसोवो की घटना यहाँ दी गई है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। फिर इस चैप्टर का जो शीर्षक है फिर हम उस पर पहुंचते हैं। तो बढ़ते हैं इस एग्जाम्पल की तरफ, देखते हैं क्या है इसमें। तो कोसोवो की जो घटना है, इस घटना में बताया गया है कि एक देश है कोसोवो, जहां पर चुनाव होता है और दिस वाज ए प्रोविंस ऑफ यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया जो देश है उसी का एक प्रांत है कोसोवो। यूगोस्लाविया एक छोटा सा देश है और इसका एक प्रांत है कोसोवो। कोसोवो में 2 जातियां रहती थीं। इसमें एक जाति थी अल्बानियन की, यानी अल्बानिया एक छोटा सा देश, आप जानते होंगे अल्बानिया। तो यहाँ पर कोसोवो में एक जाति रहती थी अल्बानियन की, और एक दूसरी जाति थी जिसको कहते थे सर्ब, यानी 2 जातियाँ रहती थीं। इस कोसोवो में 2 जातियाँ रहती थी, एक अल्बानिया और दूसरे थे ये सर्ब। तो इसमें से एक जाति चुनाव जीतती है और उस जाति का जो नेता होता है वह दूसरी जाति के लोगों को मार काट करना शुरू कर देता है। यानी उनको, वो नहीं चाहता कि उसके प्रांत में दूसरे जाति के लोग रहें, और उसने अपनी जाति के लोगों को चुनाव जीतने के बाद आज़ादी दे दी कि वो जो दूसरी जाति के लोग हैं उनको आप मार के हटा दीजिए रास्ते से, ताकि हमारे देश में सिर्फ हमारी ही जाति के लोग रहें। इसको आप स्वयं पढ़िएगा और समझिएगा कि वो कौन सी जाति थी, कौन सा नेता था, सब इसमें लिखा है। समझने में कोई दिक्कत होगी तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि यदि हम सारा बता देंगे तो आप रीडिंग नहीं करेंगे, इसलिए मैं संक्षेप में आपको बता रहा हूं, ताकि आप भी पढ़ने के लिए बाध्य हो जाएं, ताकि आप जान सके कि वो नेता कौन सा था। वैसे देखिए यहाँ पर उस नेता का नाम यहाँ लिखा है, नैरो माइंडेड सर्ब नेशनलिस्ट मिलोसेविक। यहाँ उसका नाम लिखा है मिलोसेविक। तो इस आदमी का नाम यहाँ पर लिखा है। फिलहाल आपको पढ़ना है। अब इन 3 घटनाओं के आधार पर आपसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन इस बुक में पूछे गए हैं। आप बताइए कि क्या आप एक ऐसे देश में रहना पसंद करेंगे जहाँ पर अभी जो मैंने तीनों घटनाएं बताई ऐसी परिस्थितियाँ हो। शायद आप पसंद नहीं करेंगे। तो इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे जो कारण है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसके पीछे कारण ये है कि आप जहाँ भी रहना चाहते हैं आपको 2-3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। आपको आवश्यकता किसकी पड़ती है? आपको आवश्यकता पड़ती है सिक्योरिटी की, आपको आवश्यकता पड़ती है डिग्निटी की, और क्या आवश्यकता पड़ती है? फेयर प्ले की। सिक्योरिटी का मतलब होता है सुरक्षा, यानी आप जहाँ रहते हैं आप चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहें, यानी सुरक्षा आपकी पहली प्राथमिकता है। दूसरी प्राथमिकता क्या है? डिग्निटी की। डिग्निटी मतलब होता है सम्मान, यानी इज्जत। आप चाहते हैं कि आप जो लाइफ जी रहे हैं आप लाइफ सम्मान के साथ जिएं। और तीसरा जो है वह है फेयर प्ले, यानी आपके साथ उचित व्यवहार हो। आपके साथ क्या हो? उचित व्यवहार हो। जैसा बाकी लोगों के साथ होता है वैसा ही आपके साथ भी हो, यानी आपके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो। तो हर व्यक्ति ऐसी सिचुएशन में जीने का इच्छुक होता है कि वह सुरक्षा के साथ जिए, सम्मान के साथ जिए, और उसके साथ बाकी लोगों जैसा ही व्यवहार हो, किसी तरह का उसके साथ भेदभाव ना हो। इन परिस्थितियों में ही हम जो चैप्टर का शीर्षक है अधिकार यानी कि राइट्स, उसकी मांग उठती है।
यहीं से डेमोक्रेसी की शुरुआत होती है। यानी जब किसी देश में रहने वाले लोगों के कुछ अधिकार चिन्हित किए जाते हैं, तब वहीं से डेमोक्रेसी की जो है फाउंडेशन लेड होती है, सेटअप स्टेबलाइज होती है। और जब तक लोगों को ऐसे अधिकार नहीं मिलते कि वे सुरक्षा के साथ, सम्मान के साथ और उचित व्यवहार वाले देश में रह सकें, तब तक हम नहीं कह सकते कि व्यक्ति को जीने की परिस्थितियाँ मौजूद हैं, यानी कि प्रोवाइडेड की गई हैं। तो इतने पैराग्राफ में इतनी सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखी थी। अब यहाँ पर जो आपको लिखना है वो यहाँ से लिखना है। आपको जो दूसरा नोट इस चैप्टर से बनाना है कि व्हाट आर राइट्स। तो ये डिफिनेशन आपको लिखना है कि राइट्स आर क्लेम्स ऑफ ए पर्सन ओवर अदर फेलो बींग्स, ओवर द सोसाइटी एंड ओवर द गवर्नमेंट। यानी जो अधिकार होते हैं वे क्या हैं? एक प्रकार का दावा है। दावा, क्लेम माने होता है दावा। यानी हर व्यक्ति का एक दावा होता है, किसके ऊपर? समाज के ऊपर, सरकार के ऊपर और दूसरे व्यक्तियों के ऊपर, दूसरे व्यक्तियों के ऊपर। तो व्यक्ति के ऐसे दावे जो समाज पर लागू होते हैं, सरकार पर लागू होते हैं, साथ साथ दूसरे व्यक्तियों पर भी लागू होते हैं, उन दावों को ही हम राइट्स कहते हैं। अर्थात राइट्स आर द क्लेम्स ऑफ ए पर्सन ओवर द अदर फेलो बींग्स, ओवर द सोसाइटी एंड ओवर द गवर्नमेंट। तो ये हो गई डिफिनीशन राइट्स की। आगे लिखा है ऑल ऑफ अस वांट टू लिव हैप्पीली। हम सभी लोग खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं, विदाउट फियर, बिना किसी डर के, एंड विदाउट बीइंग सब्जेक्ट टू डिग्रेडेड ट्रीटमेंट। और ये चाहते हैं कि हम हमारे साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार ना हो। डिग्रेडेड ट्रीटमेंट माने दुर्व्यवहार ना हो, हम किसी भी दुर्व्यवहार के शिकार ना हो, ये हर आदमी की इच्छा होती है। फॉर दिस वी एक्सपेक्ट अदर्स टू बिहेव इन सच ए वे दैट डज नॉट हार्म अस और हर्ट अस। इक्वली आवर एक्शन शुड नॉट आल्सो हार्म और हर्ट अदर्स। सो ए राइट इज पॉसिबल व्हेन वी मेक ए क्लेम दैट इज इक्वली पॉसिबल फॉर अदर्स। इस पैराग्राफ में बताया गया कि फॉर दिस, इसके लिए हम उम्मीद करते हैं दूसरों से, टू बिहेव इन सच ए वे, यानी हम सभी लोग चाहते हैं कि दूसरा इस तरह हमारे साथ बिहेव करे कि हमको किसी प्रकार की दुख न पहुँचे, हमको किसी प्रकार का नुकसान न पहुँचे। लेकिन ये तभी संभव है जब आप भी दूसरों के साथ इस तरह रहते हैं कि दूसरे को किसी प्रकार का नुकसान न पहुँचे, दूसरे को किसी प्रकार का कष्ट न हो। यानी जहाँ आपके अधिकार हैं वहीं दूसरे व्यक्ति के भी अधिकार हैं। यदि आप चाहते हैं कि दूसरा आपके साथ अच्छा व्यवहार करे, तो इसके बदले में आपको भी उसके साथ क्या करना है? अच्छा व्यवहार करना है, तभी आपको अधिकार मिल पाएंगे। यू कैन नॉट हैव ए राइट दैट हार्म्स और हर्ट्स अदर्स। यानी आपके पास कोई ऐसा अधिकार नहीं होना चाहिए, या आपको ऐसा कोई अधिकार नहीं मिल सकता जो दूसरों को क्या करता हो? कष्ट देता हो। यू कैन नॉट हैव ए राइट टू प्ले ए गेम इन सच ए वे दैट इट ब्रेक्स द नाइबर्स विंडो। आपको पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि आप अपने घर पे खेलें, कि मैं तो अपने घर पे खेल रहा हूँ और दूसरे के घर की खिड़कियों को आप तोड़ते रहें। यानी आपका अधिकार वहीं समाप्त हो जाता है जहाँ दूसरे का अधिकार शुरू हो जाता है। योर राइट्स एंड्स द पॉइंट where the rights of the other people start. The Serbs in Yugoslavia could not have claimed the whole country for themselves. The claims we make should be reasonable. यानी इसमें जो बात समझनी है कि हम केवल ऐसे ही क्लेम कर सकते हैं, यानी हम केवल उन्हीं दावों को मांग सकते हैं, यानी अधिकार मांग सकते हैं जिससे क्या हो? जो रीजनेबल हो। रीजनेबल का मतलब उचित हो। यानी आप डेमोक्रेसी में ऐसे राइट्स मांग सकते हैं जो रीजनेबल होने चाहिए, यानी जिससे किसी दूसरे को असुविधा ना हो, तो उन्हीं को हम अधिकार कह सकते हैं। अधिकार का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी मांग लें जिससे दूसरों को कष्ट होता हो। दे शुड बी सच दैट कैन बी मेड अवेलेबल टू द अदर्स इन एन इक्वल मेजर। यानी आप केवल वैसे ही अधिकार मांग सकते हैं, जो अधिकार आप मांगेंगे वही दूसरों को भी तो दिया जाएगा। यानी सबके अधिकार क्या होंगे? एक जैसे होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि इनको कुछ और अधिकार मिले, इनको कुछ और मिले, इनको कुछ और मिले और इनको कुछ और मिले, जैसा कि हमने सऊदी अरेबिया में देखा। यानी अधिकार केवल आप उन्हीं दावों को बना सकते हैं जो क्लेम्स दूसरे व्यक्तियों को भी दिया जा सके। राइट्स एक्वायर मीनिंग ओनली इन सोसाइटी। और
केवल समाज ही पुष्टि कर सकता है कि आपको कौन कौन से अधिकार मिलने चाहिए। यानी ये समाज के ऊपर डिपेंड करता है कि व्यक्ति के अधिकार क्या होंगे, उसको डिफाइन करने का काम सोसाइटी के ऊपर है। एवरी सोसाइटी मेक्स सर्टेन रूल्स टू रेगुलेट आवर कंडक्ट, और हर समाज में ऐसे नियम होते हैं कि जिससे हमारे व्यवहार जो हैं वो रेगुलेट होते हैं। यानी हमको समाज में कैसे रहना है इस समाज के नियम तय करते हैं। दे टेल्स अस व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, क्योंकि समाज के नियम ही बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। व्हाट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी एज राइटफुल बिकम्स द बेसिस ऑफ राइट, और समाज जिस चीज़ को स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है, वही एक्सेप्टेंस क्या होता है, राइट्स का बेसिस बन जाता है, यानी कि आधार बन जाता है। यानी द बेसिस ऑफ राइट्स कम्स फ्रॉम द राइटफुल डिसीजन ऑफ द सोसाइटी। दैट इज वाई द नोशन ऑफ राइट्स चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड सोसाइटी टू सोसाइटी। इसीलिए ये जो अधिकार का कॉन्सेप्ट है यह समय समय पर, यानी टाइम टू टाइम, समय समय पर बदलता रहता है, और सोसाइटी टू सोसाइटी, यानी जैसे हमारे भारतीय समाज में अधिकार कुछ और हो सकते हैं, लेकिन अमेरिकी समाज देखेंगे तो वहाँ अलग राइट्स हैं। तो बहुत सारे ये जो डिफरेंस हैं, ये डिफरेंस क्यों है? क्योंकि वहाँ की सोसाइटी कुछ और सोचती है, कुछ और डिसाइड करती है, अपने परंपरा, अपनी कल्चर, अपने धर्म, अपनी जाति के अनुसार सोचती है। हमारे देश में कुछ और परंपराएं हैं, कुछ और धर्म हैं, तो हम अपने कल्चर के अनुसार सोचते हैं। तो जहाँ जैसा समाज होगा वहाँ उसी प्रकार के राइट्स होंगे, और सोसाइटी जिस प्रकार के नियमों को रेगुलेट करती है उन्हीं नियमों से हमारे अधिकार निकलते हैं। 200 years ago, anyone who said that women should have right to vote would have sounded strange। अब यहाँ पर दिया गया कि अगर आज से 200 साल पहले यदि कोई कहता कि महिलाओं को भी राइट टू वोट, यानी वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, तो यह बात कैसी लगती थी? बहुत अजीब लगती थी। यानी आज से 200 साल पहले क्योंकि महिलाओं को वोट देने का अधिकार था नहीं, तो आज से 200 साल पहले यदि कोई व्यक्ति कहता कि महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार है तो यह बात अजीब लग सकती है। लेकिन आज की परिस्थितियों में देखा जाए तो यह बात अजीब नहीं लगती है। यानी उस समय महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं समझा जाता था, लेकिन वर्तमान में महिलाओं को वोट देने का अधिकार समझा जाता है। तो अब इस पैराग्राफ को आपको स्वयं पढ़ना है। ये जो बोर्ड में लिखा है इसको मैं समझा देता हूँ कि राइट्स और रीजनेबल क्लेम्स ऑफ पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड सैंक्शनाइज्ड बाय लॉ। अब यहाँ ये अच्छी परिभाषा होगी। इसके पहले मैंने जो राइट्स की परिभाषा दी थी आप उसको भी नोट करेंगे और इसको भी नोट करेंगे कि अधिकार होते क्या हैं। यहाँ मैं आपको बता दूँ, राइट्स और रीजनेबल क्लेम्स ऑफ पर्सन, यानी अधिकार किसी व्यक्ति के उचित मांग होती है, रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी जिसे समाज स्वीकार करता है यानी मान्यता देता है, एंड सैंक्शनाइज्ड बाय लॉ और कानून के द्वारा उसकी अनुमति दी जाती है। अगला पॉइंट है व्हाई डू वी नीड राइट्स इन ए डेमोक्रेसी, हमको संविधान में अधिकार की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो इसको देख लेते हैं। राइट्स आर नेसेसरी फॉर वेरी सस्टेनेंस ऑफ ए डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी को यदि जिंदा रखना है तो लोगों को अधिकार देना ही पड़ेगा। इन ए डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन हैज टू हैव द राइट टू वोट एंड राइट टू बी इलेक्टेड टू द गवर्नमेंट। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अधिकार होता है कि वह वोट डाल सके और चुनाव भी लड़ सके ताकि वह सरकार का हिस्सा बन सके। फॉर डेमोक्रेटिक इलेक्शन टू टेक प्लेस इट इज़ नेसेसरी दैट सिटीजन्स शुड हैव द राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। डेमोक्रेसी में यह भी है कि हर व्यक्ति को राइट होना चाहिए किसका, टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन, यानी अपनी राय को व्यक्त करने का उसके पास क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। यानी हर व्यक्ति को यह अधिकार मिलना चाहिए कि वह अपनी राय को व्यक्त कर सके। फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, वह अपना राजनीतिक संगठन बना सके, यह भी अधिकार है। एंड टेक पार्ट इन द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, और राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सके। और इन सब मांगों को पूरा करने के लिए व्यक्ति के पास क्या होना चाहिए, राइट्स यानी कि अधिकार होने चाहिए। Rights also perform a very special role in a democracy. Rights protect minorities from the oppression of the majority, क्योंकि ये जो राइट होते हैं यही माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक की रक्षा करते हैं। किससे, बहुसंख्यक की यानी मेजोरिटी से। जैसे कि हमने अभी कोसोवो को देखा कि वहाँ अल्बानिया और सर्ब दो जातियाँ थीं। अब इसमें एक जाति अधिक थी दूसरी कम थी, तो जो जाति अधिक थी उसने दूसरी जाति का सफाया कर दिया, उनको मार के ख़त्म कर दिया। तो ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ ये जो थी डेमोक्रेसी नहीं थी और लोगों के पास अधिकार नहीं थे। अगर अधिकार होते तो शायद ऐसी घटना नहीं हुई होती।
आगे बढ़ते हैं। थिंग्स में गो रॉन्ग व्हेन सम सिटीजन मे विश टू टेक अवे द राइट्स ऑफ द अदर्स। यदि लोकतंत्र में किसी एक गुट को यह अधिकार मिल जाए कि वह दूसरे गुट का अधिकार ले ले तो यह बहुत खतरनाक सिचुएशन होती है। दिस यूजुअली हैपेंस व्हेन दोज इन मेजोरिटी वांट टू डोमिनेट दोज इन माइनॉरिटी। ये तभी होता है जब किसी देश में जो बहुसंख्यक है, बहुसंख्यक मतलब मेजोरिटी, अगर मेजोरिटी को यह अधिकार मिल जाए कि यह जो चाहे वो कर ले, तब वहाँ पर जो माइनॉरिटी होगी, माइनॉरिटी माने जिनकी संख्या कम है, इनको कहते हैं अल्पसंख्यक। अगर किसी देश में मेजोरिटी को ज़्यादा अधिकार मिल जाए तो मेजोरिटी क्या करेगी, ये जो माइनॉरिटी होंगे इनको अपने रास्ते से हटाने का काम करना शुरू कर देगी, जो कि ठीक नहीं होगा। और ऐसी सिचुएशन में ये जो राइट्स होते हैं, डेमोक्रेसी होती है, वही उनकी रक्षा करती है। द गवर्नमेंट शुड प्रोटेक्ट द सिटीजन राइट्स इन सच ए सिचुएशन। और गवर्नमेंट को ऐसी सिचुएशन में लोगों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। बट समटाइम्स इलेक्टेड गवर्नमेंट मे नॉट प्रोटेक्ट और मे नॉट attack the rights of their own citizen. That is why some rights needs to be placed higher than the government so that the government cannot violate them. In most democracies, the basic rights of the citizen are written down in the constitution. इसीलिए ऐसी व्यवस्था की गई है कि सरकारें भी यानी गवर्नमेंट भी लोगों के अधिकारों को छीन न सके, यानी टेक अवे माने छीनना, टेक अवे का मतलब होता है छीनना। तो गवर्नमेंट शुड नॉट टेक अवे द राइट्स ऑफ द पीपुल और फॉर दिस सम बेसिक राइट्स हैव बीन इंश्योर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एवरी कंट्री। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार लोगों के अधिकारों को छीन न सके, इसकी व्यवस्था के लिए जो है संविधान बनाया जाता है। उस संविधान में इन अधिकारों का जिक्र किया जाता है। अब हम देखते हैं इस पॉइंट को जिसमें दिया गया है कि राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम स्पेशली अपने देश की बात यहाँ से करने शुरू करेंगे, लेकिन आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं इसी चैप्टर का इस पॉइंट से पढ़ाऊँगा कि राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के और किस प्रकार के अधिकार लोगों को उपलब्ध कराए गए हैं, उन सभी अधिकारों की चर्चा करेंगे। और ये जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। मुझे लगता है कि आपकी एसएसटी के सिविक्स का जितना भी चैप्टर है उनमें सबसे इम्पोर्टेंट देखा जाए तो राइट्स ऑफ द इंडियंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और इसी चैप्टर के रिमेनिंग पोर्शन के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय। और एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट तो निश्चित तौर पर करें, शेयर भी करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।